नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के अध्याय 2, जिसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। उसके कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। अध्याय 2, कक्षा 10, विषय सामाजिक विज्ञान, वन एवं वन्यजीव संसाधन। 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। भारतीय वन्यजीव अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। जो भारतीय वन्यजीव अधिनियम है वो सन 1972 में लागू किया गया था। दूसरा है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती हैं। छोटा नागपुर के क्षेत्र में, जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, उसमें मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती हैं। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। भारत में सघन वन क्षेत्र 12.4% हैं। भारत में सघन वन क्षेत्र 12.4% हैं। मध्य प्रदेश राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। सही जोड़ियां बनाइए। सही जोड़ियां बनाइए। एक साइड उनके प्रश्न हैं और एक साइड उनके उत्तर लिखे गए हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़। जो मुंडा और संथाल जनजातियां हैं उसकी जोड़ी मिलाई जाएगी महुआ और कदम्ब के पेड़। संयुक्त वन प्रबंधन उड़ीसा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। संयुक्त वन प्रबंधन 1988। जो संयुक्त वन प्रबंधन है वो 1988। संयुक्त वन प्रबंधन की जोड़ी मिलाई जाएगी 1988 से। आरक्षित वन। आरक्षित वन की जोड़ी मिलाई जाएगी वन और वन्यजीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। रक्षित वन की जोड़ी मिलाई जाएगी वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है। प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसका सही उत्तर है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। क्या है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन सीधी भागीदारी नहीं करता है। नर्मदा सागर परियोजना से किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश राज्य नर्मदा सागर परियोजना से वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश राज्य है जो नर्मदा सागर परियोजना से
प्रभावित हो रहा है। जैसे कि प्रश्न है कि नर्मदा सागर परियोजना से किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, तो नर्मदा सागर परियोजना से मध्य प्रदेश राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है ईंधन के लिए, स्थानांतरी खेती के लिए, आवास के लिए या उद्योग के लिए। तो इसका सही उत्तर है स्थानांतरी खेती के लिए। स्थानांतरी खेती के लिए पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। तो केरल राज्य से शांत घाटी का संबंध है। वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। द्वितीयक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किन वृक्षों की पूजा करती हैं? खेजड़ी और चंदन, तुलसी और बरगद, आम और इमली, पीपल और वट वृक्ष। तो सही उत्तर है आम और इमली। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान आम और इमली के वृक्षों की पूजा करती हैं। निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार, गुजरात। तो उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। प्रश्न है सत्य असत्य का चयन कीजिए। सरिस्का बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो उत्तर है असत्य। दूसरा है उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। तो यह सत्य है कि उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया, यह सत्य है। तीसरा है बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो यह सत्य है। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय है। तो इसका उत्तर है असत्य। क्या है? असत्य। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर है सत्य। क्या है? भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो जो भारतीय वन्यजीव अधिनियम है वह 1972 में लागू किया गया था। तो यह कैसा उत्तर है? इसका सत्य है। प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है IUCN। IUCN से क्या अभिप्राय है? IUCN से क्या अभिप्राय है? तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन और कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसका अर्थ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और संसाधन संरक्षण संघ। तो इसका उत्तर क्या होगा
की अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और संसाधन संरक्षण संघ। दूसरा है स्लेश और बैन किससे संबंधित है? तो स्थानांतरित किसी, जो स्लेश और बैन है वह स्थानांतरित किसी से संबंधित है। भारत का कितने प्रतिशत धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित है? 70%। भारत का कितने प्रतिशत धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित है? तो उत्तर है इसका 70%। विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है अत्यधिक जनसंख्या। विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां किसकी पूजा करती हैं? उत्तर है महुआ और कदम्ब के पेड़ों की। जो छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां हैं वो महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करती हैं। अगला प्रश्न है भारत में स्थानांतरित झूम खेती मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। इन क्षेत्रों में स्थानांतरित या झूम खेती की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर इन क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती या झूम खेती की जाती है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कब और किस राज्य में लागू किया गया? उत्तर है सन 1988 उड़ीसा राज्य में। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना विविध फसल उत्पादित करने के लिए टिहरी के किसानों ने कौन सा आंदोलन किया? तो इसका उत्तर है बीज बचाओ आंदोलन और नौ दानय। कौन सा आंदोलन किया था टिहरी के किसानों ने? बीज बचाओ आंदोलन और नौ दानय। लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? उत्तर है पर्यावरण विनाश के कारक निम्नलिखित हैं। पहला कारक है शहरीकरण एवं जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा कारक है अनियंत्रित पशुचारण। तीसरा कारक है अंधाधुंध वनों का कटाव और वनों का दोहन। चौथा कारक है औद्योगिकरण। इन कारकों से पर्यावरण का विनाश हो रहा है और यही पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक हैं। जैसे कि शहरीकरण एवं जनसंख्या में वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण, अंधाधुंध वनों की कटाई और वनों का दोहन, औद्योगिकरण। तो यही प्रमुख कारक हैं जिसके कारण वनों का विनाश हो रहा है। प्रश्न है वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। उत्तर है वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला उपाय है वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित करना। वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित करना। वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना।
दूसरा उपाय है वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। लुप्त हो रहे जीवों के पुनर्विस्थापन के लिए राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्यों की स्थापना करना। वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। लुप्त हो रहे जीवों के पुनर्विस्थापन के लिए राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्यों की स्थापना करना। वन्य प्राणी संरक्षण के लिए तीसरा उपाय है वन्य जीवों के प्रति लोगों के रवैये में परिवर्तन हेतु शिक्षा एवं जागरूकता का विकास करना। वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना। वन्य जीवों के प्रति लोगों के रवैये में परिवर्तन हेतु शिक्षा एवं जागरूकता का विकास करना। वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना। प्रश्न है वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? उत्तर है वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं, क्योंकि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं, क्योंकि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वन्य जीवों से मांस, खाल, हाथी दांत आदि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों से मांस, खाल, हाथी दांत आदि प्राप्त होते हैं। इन्हीं वस्तुओं की प्राप्ति एवं मनोरंजन के लिए जानवरों के शिकार की मानव प्रवृत्ति ने वन्य प्राणियों का बेदर्दी से विनाश किया। मांस, खाल, हाथी दांत आदि वस्तुओं की प्राप्ति एवं मनोरंजन के लिए जानवरों के शिकार की मानव प्रवृत्ति ने वन्य प्राणियों का बेदर्दी से विनाश किया है, जिससे वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया व कई वन्य प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई हैं, जिससे वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है और कई वन्य प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई हैं। आने वाले कुछ ही वर्षों में कुछ वन्य प्रजातियों के पूर्णतः विलुप्त हो जाने का भय है। आने वाले कुछ ही वर्षों में कुछ वन्य प्रजातियों के पूर्णतः विलुप्त हो जाने का भय है। अतः दुर्लभ वन्य प्राणियों के अस्तित्व को बचाने एवं पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण आवश्यक है। दुर्लभ वन्य प्राणियों के अस्तित्व को बचाने एवं पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण आवश्यक है। जो कई प्रकार की दुर्लभ वन्य प्राणी हैं जो वनों में पाए जाते हैं और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए और पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण आवश्यक है। प्रश्न है वनों के लाभ बताइए। उत्तर है वनों के लाभ निम्नलिखित हैं।
वनों से हमें इमारती लकड़ी, ईंधन, कागज के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं तथा वायु प्रदूषण को कम करते हैं। वनों से हमें इमारती लकड़ी, ईंधन, कागज के लिए लकड़ी प्राप्त होती है और वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं तथा वायु प्रदूषण को कम करते हैं। वनों से दूसरा लाभ है, वन मृदा अपरदन को रोकते हैं, जंगली पशुओं को प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं, बाढ़ की गति को धीमी करते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकते हैं, जंगली पशुओं को प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं और वन बाढ़ की गति को धीमी करते हैं। वनों से तीसरा लाभ है, इनसे हमें महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं तथा ये भूमि जल स्तर को ऊंचा करने में भी सहायक होते हैं। वनों से हमें महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं तथा वन भूमि जल स्तर को ऊंचा करने में भी सहायक होते हैं। प्रश्न है, सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। पहला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना करके वनों के संबंध में नवीन नीति बनाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना करके वनों के संबंध में नवीन नीति बनाई। इसके अंतर्गत वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3% करना, नए वनों को लगाना, वनों को सुरक्षित करना और वनों के संबंध में अनुसंधान करना तय किया गया। इसके अंतर्गत वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3% करना, नए वनों को लगाना, वनों को सुरक्षित करना और वनों के संबंध में अनुसंधान करना तय किया गया। सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किया गया दूसरा प्रयास है, 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित करके किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं करने का प्रावधान निश्चित किया है। 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित करके किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं करने का प्रावधान निश्चित किया है। सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किया गया तीसरा प्रयास है, वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने व जनता में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने 1950 में वन महोत्सव अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया। वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने व जनता में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने 1950 में वन महोत्सव
अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया। प्रश्न है जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है जैव विविधता पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जीवों, प्राणी जात एवं वनस्पति जात का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। इन जीवों के आकार तथा कार्य भिन्न होते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जीवों, प्राणी जात एवं वनस्पति जात का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। इन जीवों के आकार तथा कार्य भिन्न होते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जीव जैसे प्राणी जगत और वनस्पति जगत का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। और इन जीवों के आकार और कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। मानव जीवन के लिए जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं। हम अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं और हम अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं अर्थात वायु जिसके माध्यम से हम सांस लेते हैं जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि यह प्राथमिक उत्पाद हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि यह प्राथमिक उत्पाद है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर हैं। प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र क्या है? वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयुक्तता बताइए। उत्तर है पारिस्थितिक तंत्र भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयुक्तता। वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन
पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद हैं। जो वन हैं वे प्राथमिक उत्पाद हैं और पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। प्राथमिक उत्पाद पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं या निर्भर करते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं। जो वन पारिस्थितिक तंत्र हैं देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न है, सरकार के प्रबंधन क्षेत्रों के वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, समझाइए। अथवा सरकार के अधिकार क्षेत्र के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए। अथवा आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, समझाइए। सरकार के प्रबंधन क्षेत्रों के वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन ये ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। आरक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। और जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन ये ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है और इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि
जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। प्रश्न है, पहले राज्य का नाम बताएं जिसने संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पारित किया था। यह संयुक्त वन प्रबंधन किस तरह का कार्य करता है? उत्तर है 1988 में उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। सन 1988 में उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। प्रश्न है, वन संरक्षण में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत सन 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत सन 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी में भी भागीदार होते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी में भी भागीदार होते हैं।
कहने का मतलब यह है कि जो गांव स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं और उसमें जो ग्रामीण समुदाय भाग लेते हैं उनके लिए गैर इमारती वन उत्पादों के जो हकदार होते हैं उन्हें भी चीज़ें दी जाती हैं, जैसे गैर इमारती लकड़ी है, फल हैं, वो उन्हें दी जाती है और सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी भी दी जाती है। प्रश्न है, वनों की कटाई के परोक्ष परिणाम लिखिए। उत्तर है, वनों की कटाई के परोक्ष परिणाम सूखा, बाढ़ एवं भूमंडलीय तापन है। वनों की कटाई के परोक्ष परिणाम सूखा, बाढ़ एवं भूमंडलीय तापन है। प्रश्न है, भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान कब और किन कारणों से हुआ? उत्तर है, भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी झूम खेती अथवा श्लेष और वैन खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी खेती या झूम खेती अथवा श्लेष और वैन खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। प्रश्न है, केंद्रीय वन आयोग एवं अभयारण्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा केंद्रीय वन आयोग क्या है अथवा अभयारण्य किसे कहते हैं? उत्तर है, केंद्रीय वन आयोग। केंद्र सरकार ने सन 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। केंद्र सरकार ने सन 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसका कार्य आंकड़े व सूचनाएं एकत्रित करना, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना और वन विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना है। इसका कार्य आंकड़े व सूचना एकत्रित करना, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना और वन विकास में लगी
संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना है। अभयारण्य। अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान ही होते हैं। अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान ही होते हैं। ये वन्य प्राणियों को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक स्थल होते हैं। अभयारण्य वन्य प्राणियों को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक स्थल होते हैं। यहाँ बिना अनुमति के शिकार करना मना होता है। अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान ही होते हैं। अभयारण्य वन्य प्राणियों को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक स्थल होते हैं। यहाँ बिना अनुमति के शिकार करना मना होता है। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।